बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो पिछला हफ़्ता है वो बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और मज़ीद इस उम्मीद के साथ कि अब तक जितने भी कंटेंट्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग उनके साथ फ़ैमिलियर हो गए हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्रीवियस क्लास में किसी वजह से नहीं आ सके, उन्होंने अवेलेबल जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं उनको भी देख लिया। तो आज हम लोग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के ऊपर एक रिव्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को ऑन प्रैक्टिस लेकर आते हैं कि इंफॉर्मेशन जो कॉस्टिंग की है वो किस तरह से फ़्लो करती है। सो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिव्यू प्रॉब्लम लिखा है जिसका ताल्लुक एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ है। गूगल कॉरपोरेशन, मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ूंगा भी और साथ साथ एलेबोरेट भी करता जाऊंगा और फिर लेटर हम लोग इसको इसका सोल्यूशन भी देखते हैं, ठीक है। सो लेट मी रीड दीज लाइंस फॉर यू। गूगल कॉरपोरेशन इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सो इस बात से ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जो कंपनी है वो जॉब प्रोसेस करती है आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। So on January 1, there were some beginning balances of few accounts जो कि कंपनी के इन्वेंट्री अकाउंट्स में अवेलेबल थे। सो रॉ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था $20,000 का। ऑब्वियसली ये बिगिनिंग बैलेंसेस से मुराद ये है कि अगर इनका फ़िस्कल ईयर 31 दिसंबर को क्लोज़ हुआ है तो जो बैलेंसेस 31 दिसंबर को रेलेवेंट लेजर्स के ऊपर रिमेनिंग थे वही ओपनिंग बैलेंसेस हो गए नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। So on 1st January, raw material according to the accounting books जो अवेलेबल था that was $20,000। वर्क इन प्रोसेस से मुराद वो मटेरियल जो मशीनों पे लगा हुआ है या वो लेबर कॉस्ट जो इनकर तो हो चुकी है बट अभी तक चार्ज नहीं की गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट से मुराद मेरी पिछली इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसकी मालियत या उसकी जो वर्थ है वो $15,000 है और वो फिनिश गुड्स जो आपके गोडाउन में पड़ी हुई है रेडी टू सेल है उनका बैलेंस जो है वो 30,000 है, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑन जनवरी 1 बिगिनिंग बैलेंसेस हैं इन 3 अकाउंट्स के। एंड इट इज़ सपोज टू बी कि बाकी जो अकाउंट्स हैं वो उनका या तो ताल्लुक कॉस्टिंग के साथ नहीं है या उनके बैलेंसेस ज़ीरो हैं, ठीक है। ओके जी, द कंपनी अप्लाइज ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन और वर्क। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि कुछ बेस बना ली जाती है, या तो वो लेबर और होते हैं या वो मशीन और होते हैं, और इसका पर्पस जो है बेसिकली प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड कॉस्ट मेजर करना होता है। सो यहाँ पर जो बेस यूज़ कर रही है कंपनी वो मशीन और है, ठीक है। For the current year, the company's predetermined overhead rate was based on a cost formula that estimated $450,000 of total manufacturing overhead for an estimated activity level of 75,000 machine hours. So इस साल दे आर एक्सपेक्टिंग के जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो $4,50,000 होगी, और जो मशीन और चलेंगे जितने घंटे जो मशीन चलेगी ये एक्सपेक्टेड है कि 75,000 आवर्स चलेगी। सो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग ये टोटल कॉस्ट को मशीन आवर्स के ऊपर डिवाइड कर दें, मशीन आवर से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास $6 पर यूनिट या यूँ कह लें कि पर मशीन और जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकलती है, ठीक है। सो आगे देखेंगे कि इसको हैंडल कैसे करना है या इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। ओके जी, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड फॉर द ईयर विच वाज स्टार्टेड ऑन जनवरी 1 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ अज्यूम्ड कि ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ही ए से लेकर के तक। इसको हम लोग 1 बाय 1 रीड भी करेंगे और इसको इनके रेलेवेंट जर्नल एंट्री पास करके इनको टी अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र करेंगे।
ओके जी, हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे ये बेहतर होता है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पहले पढ़ लें तो जो भी कंटेंट्स बाद में आप पढ़ेंगे तो उनको साथ साथ समझते जाएंगे कि एक्चुअली इनके साथ करना क्या है। सो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जी आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, ये जो ऊपर दी गई हैं। फिर आप इन ट्रांजैक्शंस को इनके रेलेवेंट लेजर्स में ट्रांसफ़र करेंगे या इनकी एंट्रीज जो है वो पोस्ट करेंगे उनके रेलेवेंट ई अकाउंट्स में। और थर्ड रिक्वायरमेंट है जी, इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फॉर द ईयर। तो जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्री डिटरमिन किया है वो अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, ठीक है। तो इसको मेजर करना। अच्छा जी, साथ साथ क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू क्लोज एनी बैलेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डू नॉट एलोकेट द बैलेंस बिटवीन एंडिंग इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जर्नल एंट्री भी हम लोगों ने पास करनी है। साथ साथ ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी इन बाय मेजरिंग के अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है या नॉर ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड है। तो अगर तो दोनों सूरतें नहीं है तो हमें कोई जनरल एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड है तो हमें बहरहाल एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसकी कैलकुलेशन देख लेंगे। और आखिर पे है जी नंबर 4 में वो कहते हैं कि जी आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर, राइट। सो जी मूव करते हैं इस रिव्यू प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। वन बाय वन हम लोग एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और फिर उसकी जनरल एंट्री देखेंगे कि किस तरह से पास होती है, ठीक है। सो यहाँ से जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज़ रॉ मटेरियल्स वर परचेज्ड ऑन अकाउंट फॉर $4,10,000। ऑन अकाउंट से मुराद ये है कि ये अकाउंट्स पेएबल होगा। ऑब्वियसली आपने किसी से उधार पर रॉ मटेरियल ख़रीदा। तो देखें इसकी जनरल एंट्री किस तरह से पास हुई है। रॉ मटेरियल डेबिट हो गया जी 4,10,000 से, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो गया 4,10,000 से। ऑब्वियसली दिस कॉलम शोज़ द डेबिट एंट्रीज़ एंड दिस कॉलम शोज़ द क्रेडिट एंट्रीज़। तो ये वही डेबिट एंड क्रेडिट रूल है जो आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इस का तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। ओके जी, बी ट्रांजैक्शन है जी, रॉ मटेरियल्स वर रिक्विजिशन फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन $3,80,000, जिसमें $3,60,000 का डायरेक्ट मटेरियल है और 20,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल। रिक्विजिशन भेजी गई प्रोडक्शन वालों की तरफ से और स्टोर रूम ने जो है वो उसे रिलीज़ किया है फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस। तो इसकी एंट्री देखते हैं जी कैसे पास होगी। ये याद रखिए 3,80,000 का मटेरियल प्रोडक्शन वालों को दिया जा रहा है, जिसमें से 3,60,000 का डायरेक्ट मटेरियल है और 20,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल है। आपको याद होगा कि जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करते हैं और जब हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसकी एंट्री किस अकाउंट को चार्ज करते हैं। सो फॉर योर कन्वीनियंस ये देखिएगा कि जब हमें मालूम है कि हमारा रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रिलीज़ हो गया तो रॉ मटेरियल का अकाउंट ऑब्वियसली टोटल अमाउंट के साथ क्रेडिट हो गया। जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल इशू करते डायरेक्ट मटेरियल को चार्ज करते हैं तो वो सीधा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऑलवेज चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। सो 3,60,000 का हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया और 20,000 का जो मटेरियल है वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट को चार्ज कर दिया। ठीक होगी ये बात, दोबारा से देखिएगा। रॉ मटेरियल वर रिक्विजिशन फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन फॉर $3,80,000, $3,60,000 फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड 20,000 इनडायरेक्ट मटेरियल। सो 3,60,000 वर्क इन प्रोसेस में चला गया और 20,000 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चला गया। फाइन, ओके जी। इसी तरह से जो सी एंट्री है, द फॉलोइंग कॉस्ट वर एक्रूड फॉर एम्प्लॉई सर्विसेज। डायरेक्ट लेबर आ गई है जी, और याद करें अभी जो मैंने कहा कि जब भी डायरेक्ट लेबर चार्ज होगी वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को चार्ज होगी। इनडायरेक्ट लेबर ऑब्वियसली हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, इसकी अमाउंट 1,10,000 है। सेल्स कमीशन है जी
90,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज़ हैं जी $200,000। तो इनकी एंट्री देखिए जी किस तरह से पास होती है। ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का ही सिर्फ ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। इफ़ देयर इज़ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो उसको किस तरह से हैंडल करना है ये भी हम देखेंगे। ओके फाइन। सो वर्क इन प्रोसेस, वही बात जो मैंने आपको कही कि जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्क इन प्रोसेस में चार्ज हुई, इनडायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट में डेबिट हो गई, सेल्स कमीशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया, बिकॉज ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स आर काइंड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। और जो टोटल सैलरीज एंड वेज पेएबल हैं, ऑब्वियसली अभी पे नहीं की, तो जब आप मंथ एंड पर एंट्री क्लोज करते हैं तो आप सैलरीज बना लेते हैं, लेकिन पे अब आप 5 तारीख को या 7 तारीख को करते हैं या 2 तारीख को करते हैं। सो सैलरीज एंड वेजेस पेएबल अकाउंट को हम लोग टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली एक फाइनेंशियल अकाउंट है जो इस बात को का इजहार करेगा कि हम लोगों ने सैलरीज कितनी पे करनी है। ऑब्वियसली ये अकाउंट जब डेबिट करके नील किया जाएगा तो इसके अगेंस्ट कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये जो अकाउंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपनी रेलेवेंट एक्सपेंस हेड में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएंगे ये दोनों, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें ये दोनों ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएंगे, राइट। फाइन जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी सेल्स ट्रैवल कॉस्ट वर $17,000, तो इसकी भी सेल्स ट्रैवल एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है जी ई ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटी कॉस्ट इन द फैक्ट्री वर 43,000। अब ये यूटिलिटी कॉस्ट इन द फैक्ट्री, और ऑब्वियसली फैक्ट्री से मुराद आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, और यूटिलिटी एक्सपेंस है, सो स्ट्रेट अवे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, हम लोग इसको डेबिट कर देंगे जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 43,000 से, और चूँकि हमने अब इसको पे करना है तो अकाउंट्स पेएबल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 43,000 से। आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है जी, अगेन इसका ताल्लुक आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन के साथ नहीं है, आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर ये एफ अकाउंट ये देखिएगा जी, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन वाज रिकॉर्डेड फॉर द ईयर, उस साल की डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड की गई इसकी टोटल जो वर्थ थी वो $3,50,000 थी। 80% रिलेट्स टू द फैक्ट्री ऑपरेशंस, इसका मतलब हम लोगों को 3,50,000 का जो 80% हिस्सा है वो फैक्ट्री ओवरहेड में डालना है, और जो 20% हिस्सा है वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में डालना है। तो इसकी ट्रांजैक्शन ज़रा देखते हैं जी, ये देखिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो गया। अब 3,50,000 का जो 20% है वो $70,000 बनता है, वो चला गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में, और जो रिमेनिंग अमाउंट थी ये वाली 2,80,000 ये आपकी चलेगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। सो याद करें वो बात जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि आपका फैक्ट्री रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, और उसमें 50% में अगर ऑफिसेज हैं और 50% पोर्शन में मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लगी हुई हैं, तो हम लोग जो उसका जो रेंट है उसका 50% मैन्युफैक्चरिंग का की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, और जो बाकी 50% एक्सपेंस है वो हम लोग सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डालेंगे। सो ठीक उसी तरह एक ऐसी बिल्डिंग जो आपकी अपनी है और आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एनुअली, तो जितना पोर्शन उस बिल्डिंग का आप मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग को चली जाएगी, और बाकी की जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है वो आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो एक्सपेंसेस हैं उनके हेड के नीचे ऐड हो जाएगी।
ऑब्वियसली बिल्डिंग की तो सालाना डेप्रिसिएशन उतनी ही है जितनी आपने कैलकुलेट की हुई है अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। सिर्फ उस टोटल एक्सपेंस को हम लोग कैटेगोरिकली मूव करवा रहे हैं टू द रेलेवेंट प्लेसेस, राइट जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर $10,000, 70% रिलेट्स टू फैक्ट्री ऑपरेशंस। ये आखिरी इंश्योरेंस थी जो है ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा, या अगर प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं है तो आपने इस साल की जो इंश्योरेंस पे किया है सिंपली इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें। 10,000 का जो 70% है वो फैक्ट्री ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए यूज़ होता है, और जो रिमेनिंग है वो आपका सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं। कोई भी रीज़न हो सकती है, किसी भी कानून के तहत इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो बिल्डिंग की थी या इक्विपमेंट्स की थी या आपके जो कलेक्टिव एसेट्स थे, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं जी किस तरह से पास होती है। यहाँ देखिएगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपकी 10,000 है टोटल, फाइन। तो ऑब्वियसली प्रीपेड इंश्योरेंस आपका ये एसेट था पिछले साल, क्योंकि आप लोगों ने कलेक्टिवली पे कर दी होगी। अब आपने उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो डाइल्यूट कर दिया और उसको क्रेडिट कर दिया, ऑब्वियसली वो अकाउंट नील हो गया। उसका 70% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चला गया, 30% आपका सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चला गया विद द टाइटल ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस। वेरी गुड जी। सो फार आई बिलीव आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। ओके जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज अप्लाइड टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक बात याद करें कि हमने कहा था कि जब तमाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंक्लूड हो जाएंगे तो हम लोग फाइनली उसके टोटल को चार्ज कर देंगे वर्क इन प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ते हैं जी। ड्यू टू ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट द कंपनी वर्कड 80,000 मशीन आवर्स ऑन ऑल जॉब्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप लोग 75,000 घंटे आपकी मशीनें चलेंगी, लेकिन वो 80,000 घंटे मशीनें चली हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने चूँकि ऊपर जो भी प्री डिटरमिन्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैयर किया था पर मशीन, और उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ़ मशीन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आई, ठीक है। यहाँ पर देखें कि उन्होंने जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट फॉर द ईयर कैलकुलेट किया है, द टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो एस्टिमेटेड था इट वाज 4,50,000 और 75,000 मशीन आवर्स एक्सपेक्टेड थे। आपका जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड जो आपने रेट एज्यूम किया हुआ था दैट वाज 6 पर मशीन आवर। चूँकि आप लोगों ने 80,000 मशीन आवर्स काम किया है, इस लिहाज से अगर इसको हम लोग 6 पर मशीन आवर से मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट बनती है वो 4,80,000 बनती है। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या पास होगी जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4,80,000 से क्रेडिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस 4,80,000 से डेबिट हो जाएगा। अब एक्चुअली सारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल कलेक्ट हो गई है वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट पे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम लोगों ने यहाँ एक डेबिट की, इसी तरह हम लोगों ने यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अमाउंट डेबिट की, यहाँ पर भी की, तो ये सारी की सारी डेबिट ट्रांजैक्शन थी। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। इसका मतलब ये बैलेंस और इस तरह की तमाम जो ऊपर वाली डेबिट ट्रांजैक्शन है उनका बैलेंस या तो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। आई मीन या तो ये साइड डेबिट साइड बड़ी होगी या फिर क्रेडिट साइड बड़ी होगी, और इसी डिफरेंस की वजह से हम लोग कहेंगे या तो ये अंडर अप्लाइड है या फिर ये ओवर अप्लाइड है। तो जब हम लोग इसके टी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस पुट करेंगे तो इसके बैलेंस के बाद हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे और फिर हम लोग वो एंट्री पास करेंगे जो इसने हमें यहाँ पर रिक्वायर की है अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 3 में।
ओके जी, गुड्स कॉस्टिंग $900,000 टू मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू देयर जॉब कॉस्ट शीट वर्क कंप्लीटेड। $9 लाख की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो इसकी एंट्री बड़ी सादी सी है जी। हम लोग चूँकि सारी कॉस्ट कलेक्ट कर रहे थे वर्क इन प्रोसेस में, जैसे कि इस जगह से भी आपको वाज़ेह हो रहा था, हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को 9 लाख से क्रेडिट कर देंगे, यानी कि वर्क इन प्रोसेस का जो डेबिट साइड का टोटल है वो कम होके 9 लाख से कम होके बहरहाल कुछ रह जाएगा, और ये 9 लाख का बैलेंस हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे फिनिश गुड के नाम से, उसमें ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और ये फिनिश गुड्स का जो अकाउंट है ये बेसिकली ज़ाहिर कर रहा होगा कि आपकी जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है जो रेडी टू सेल है वो कितनी वर्थ की पड़ी हुई है। ओके जी, लास्ट ट्रांजैक्शन है जी, गुड्स वर सोल्ड ऑन अकाउंट, यानी कि उधार में आपने बेची हैं, टू कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर अ टोटल ऑफ 1500,000। द गुड्स कॉस्ट 8,70,000 टू मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू देयर जॉब कॉस्ट शीट। आपका ये सेल्स रेवेन्यू है जी, और ये आपको कॉस्ट की थी $8,70,000 में। इसकी एंट्री पास करेंगे जी हम लोग, ये देखिएगा। अब इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि हमें सेल की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अलग अलग से ट्रांजैक्शन पास करनी है, तो ये आपकी एक कंपाउंड ट्रांजैक्शन भी कहलाती है। सो अकाउंट रिसीवेबल चूँकि हम लोगों ने उधार पे बेचा है 15 लाख से डेबिट हो गया, सेल्स हमारी हुई हैं 15 लाख की, वो हम लोगों ने क्रेडिट कर दी। रेवेन्यू टाइप ऑफ अकाउंट है, जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और जो आपकी फ़िनिश गुड्स हैं वो आपकी 8,70,000 से कम हो गई, और कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड है यानी कि एक काइंड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, वो आपका 8,70,000 से डेबिट हो गया। वेरी गुड, आई होप ये यहाँ तक तो आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जी आप इन तमाम एंट्रीज़ को जो आप जर्नल एंट्रीज पास कर चुके हैं, इनको इनके रेलेवेंट टी अकाउंट्स में पोस्ट कर दें। सो बड़ी सादी सी बात है, रॉ मटेरियल अकाउंट है, ट्रांजैक्शन डेबिट हुई है, तो रॉ मटेरियल के टी अकाउंट में आप ये अमाउंट डेबिट लिख देंगे, और रेफरेंस नंबर ये आप अपने यहाँ पर चूँकि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रेफरेंसेस ले रहे हैं, तो ये रेफरेंस ABCD, अगर यहाँ पर डेट्स दी होती तो हम लोग डेबिट करते हुए इस अमाउंट को के साथ वो डेट लिख देते, और उसका जो सेकंड अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहा है उसको रेफ़र कर देते। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर देखें, अगर रॉ मटेरियल डेबिट हुआ है 4,10,000 से, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुए हैं 4,10,000 से, तो हम लोग देखते हैं जिसने टी अकाउंट में ये अकाउंट्स जस्ट अ मिनट, ये रॉ मटेरियल का अकाउंट है जी, ये इसने 4,10,000 विद रेफरेंस A डेबिट किया हुआ है, और अकाउंट्स जो रिसीवेबल है, सॉरी अकाउंट्स पेबल है, ये 4,10,000 से इसने क्रेडिट किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ एक और बात, आपको ये 20,000 की जो अमाउंट है डेबिट हुई पहले से नज़र आ रही है, ये इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में बताया गया था, ये देखिएगा सामने। सो इस चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं तो आप उनको पहले रेलेवेंट टी अकाउंट्स में एंटर कर लेंगे, उसके बाद आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताई है सिर्फ बात पेपर पर्सपेक्टिव से है, लेकिन ऑब्वियसली जिस दिन आप 31 दिसंबर को अगर गए हैं तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रॉ मटेरियल का टी अकाउंट था उसका रिमेनिंग बैलेंस 20,000 ऑलरेडी था, जिसमें आके आपने नेक्स्ट ईयर से ट्रांजैक्शंस पास करना शुरू कर दी। सो जिस तरह मैंने आपको भी ये बताया कि रॉ मटेरियल आपने उठाया, उसके रेलेवेंट टी अकाउंट में आपने जो अमाउंट थी वो डेबिट कर दी, और जो क्रेडिट अकाउंट था उसके टी अकाउंट में रेलेवेंट अमाउंट क्रेडिट कर दी। सो इस तरह से आप ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को उनके रेलेवेंट लेजर्स में पुट करते चले जाएंगे टिल द ट्रांजैक्शन के। ठीक है जी। सो उस नतीजे में आपके पास इस तरह से तमाम के तमाम अकाउंट्स
का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सेल्स कमीशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, ये आपके सैलरीज एंड वेजेस पेएबल अकाउंट है, ये आपके अदर्स पेएबल अकाउंट है, ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये वर्क इन प्रोसेस है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हमें ये वन बाय वन सारे के सारे अकाउंट नज़र आ गए। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट की बात करें तो ये 20,000 डेबिट किया, 110,000 डेबिट किया, 43,000 डेबिट किया, 2,80,000 डेबिट किया, 7,000 डेबिट किया अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन BCEGH। अब जब हम लोगों ने आई ट्रांजैक्शन पास की तो उसका बैलेंस था 4,80,000। अब देखिएगा 4,80,000 ऑब्वियसली टोटल ऑफ 4,60,000 से ग्रेटर है, तो हमारे पास बैलेंस भी जो बचेगा वो क्रेडिट साइड का ही बचेगा 20,000 का। ठीक है, ये बात यानी कि ये अमाउंट तो जो 4,80,000 है, आपने देखा यहाँ पर, लेट मी शो इट टू यू, ये 4,80,000 वर्क इन प्रोसेस में चली गई। फाइन, अब ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ में जब या नेक्स्ट ईयर में जब हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है कॉस्ट स्टार्ट होगी, उसमें ये बैलेंस उस कॉस्ट को रिड्यूस करेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट होता तो फिर मज़ीद ऐड हो जाती, चूँकि ये क्रेडिट है तो ऑब्वियसली ये अमाउंट यहाँ लिखी होगी, और नेक्स्ट ईयर जब ट्रांजैक्शंस पास होती चली जाएंगी वो अकॉर्डिंगली इसके हैंडल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग ये बात देखें कि हमने जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट चार्ज की है वो 4,80,000 की है, जबकि हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कॉस्ट आई वो 4,60,000 आई है। अब 4,60,000 और 4,80,000 में जो 20,000 का डिफरेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि हम लोगों ने ओवर अप्लाइड कर दिया। ठीक है, सो अगर ये बैलेंस 4,60,000 है और ये 4,50,000 होता तो हम लोगों ने यहाँ 4,50,000 ही चार्ज किया होता था ना, तो इस सूरत में हम लोगों ने कहना था कि ये हमारा अंडर अप्लाइड रह गया। लेकिन इस सूरत में हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया है इस साल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड रेट, लेकिन एक्चुअली जो कॉस्ट आई है वो 4,60,000 आई है। सो इस सूरत, इस सिचुएशन को उसने हैंडल करवाया है हमें अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 3 में। ठीक है, तो ये देखिएगा जनरल एंट्रीज चूँकि आप लोग टी अकाउंट में पास कर चुके हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट 2 पूरी होगी। अब रिक्वायरमेंट 3 में वो ये कहता है कि इज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फॉर द ईयर, तो हम कहेंगे ओवर अप्लाइड है, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपको जो बेयर करनी पड़ी थी वो $4,60,000 थी, लेकिन आपने जो वर्क इन प्रोसेस में चार्ज की है अकॉर्डिंग टू योर प्री डिटरमिन्ड रेट वो 4,80,000 की है, तो 20,000 के डिफरेंस की वजह से आपने ज़्यादा अप्लाई कर दी है। सो इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास होगी देखते हैं जी हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 3 के सोल्यूशन में। ओके जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ ओवर अप्लाइड फॉर द ईयर, फाइन, वी डू अंडरस्टैंड इट्स रीज़न। द एंट्री टू क्लोज इट आउट टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ एज फॉलो। अब चूँकि आपने ये ओवर अप्लाइड किया हुआ है, आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 20,000 से डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 20,000 से आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और इस 20,000 को फिर हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ गुड जो सोल्ड है उसमें जाके एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, सो ये जी हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट नंबर 3 पूरी हो गई। अब चौथी में उसने कहा है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए यकीनन हमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट, फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी पड़ेगी, और फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मूव करते हैं जी हम लोग इस 4th रिक्वायरमेंट के सोल्यूशन की जानिब। ठीक है, ठीक है जी, हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 कंपनी नेम लिखेंगे, स्टेटमेंट नेम लिखेंगे
और उसका स्टेटेड पीरियड लिखेंगे। सो यहाँ चूँकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हम 1 साल की स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमारी ना तो ये क्वार्टरली, ना ही मंथली, ना ही सेमी एनुअली है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड December 31 रेफ़र कर रहे हैं। हमें पता है हमारा जो सेल्स का अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है $15 लाख से, तो वो हम लोगों ने स्ट्रेट अवे यहाँ मेंशन कर दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जी हमारी $8,70,000 की। हमें ये उसमें से 20,000 चूँकि हमने ओवर अप्लाई किया हुआ था तो लेस कर देंगे, और अगर अंडर अप्लाई किया हुआ है तो हम लोग उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ओवर अप्लाई की सूरत में से माइनस करते हैं, हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है वो 8,50,000 आई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा होल्ड करें कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये 8,70,000 में इसने माइनस कैसे किया, ये 8,70,000 का डिजिट कैसे आया। चूँकि ये रिव्यू प्रॉब्लम है, उसने डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो इसकी वर्किंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की, उसको हम लोग अभी देखते हैं। जस्ट फॉर अ मोमेंट आप इस अमाउंट को थोड़ा सा हज़म करें और इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पूरा करके हम लोग वापस मूव करेंगे इसी डिजिट की तरफ, ठीक है। ओके जी, सो सेल्स में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास जो ग्रॉस मार्जिन बचता है दैट इज़ $6,50,000, और उसके बाद हम लोग तमाम वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमारे ऊपर एक्सपेंस टाइप ऑफ अकाउंट थे, वन बाय वन हम लोग उनको उनके नाम के टाइटल के साथ मेंशन करते जाएंगे, और ये तमाम का तमाम टोटल लेकर यहाँ पर हम इस मार्जिन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम रिपोर्ट हो जाएगी। सो यहाँ तक तो एज़ पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आपने इनकम स्टेटमेंट बना दी, आपने क्लोजिंग एंट्री ये वाली पास कर दी, आपने टी अकाउंट बनाया, और आपने उससे पहले जो था वो जर्नल एंट्रीज पास की हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज़ ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको इसकी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। सो हम लोग इस तरह करते हैं, जस्ट टू हैव अ गुड व्यू रिकॉल कर लेते हैं लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया था, उसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम की थी, वहाँ पर इसकी तमाम की तमाम कैलकुलेशंस भी शो थी, ठीक है। सो जस्ट उसको व्यू करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये जो एग्जिबिट स्टडी किया था प्रीवियस वीक के लेक्चर में, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पहले निकालते हैं, फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो इसको आप सेपरेट रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं, आप इसकी कलेक्टिव जो स्टेटमेंट है वो भी बना सकते हैं एज़ पर योर अकाउंटिंग नीड, और एज़ पर योर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, और एज़ पर to the requirement of the question in your exam. So just to recall the things, आपने तमाम का तमाम डायरेक्ट मटेरियल जो था उसको रिपोर्ट किया, डायरेक्ट लेबर को रिपोर्ट करके उसमें ऐड कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने ऐड कर दिया। जस्ट टू रेफ़र टू द क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया, हमारे पास जो बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द रॉ मटेरियल था वो 20,000 था यहाँ पे। उसमें आप परचेजेज़ ऑफ द ईयर ऑफ मटेरियल, परचेजेज़ ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द पर्टिकुलर ईयर वो ऐड कर देंगे। आपके पास टोटल रॉ मटेरियल दैट शुड बी अवेलेबल उसकी अमाउंट निकल आएगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल आप माइनस करेंगे तो आपका जो रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन है वो आ जाएगा। और हमें मालूम होता है कि हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं, लिहाजा हम लोग अमाउंट यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर है वो निकल आएगा। डायरेक्ट लेबर हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाई टू द वर्क इन प्रोसेस। तो हमारे उस केस में आपको याद होगा कि हम लोगों ने 4,80,000 का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई किया वर्क इन प्रोसेस को। तो ये जब तीनों अमाउंट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वैल्यूज़, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर कोई बैलेंस था तो वो ऐड करेंगे, और उसके जो टोटल है उसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, ठीक है।
सो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कैलकुलेट कर चुकेंगे, हम नेक्स्ट मूव करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बिगनिंग बैलेंस अगर था, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के केस में रिपोर्ट है, वो लिखेंगे। उस साल की जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है वो ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल निकल आएंगी। फिनिश गुड्स का जो एंडिंग बैलेंस है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ तो बाहर इसने अंडर अप्लाइड किया, हमारे केस में ओवर अप्लाइड था, तो अंडर अप्लाइड की सूरत में ऐड कर रहा है, सो लिहाजा ओवर अप्लाइड की सूरत में माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। सो हम मूव करते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उसके सोल्यूशन में भी देखते हैं कि क्या हमारी बात सच है या गलत साबित हो रही है। तो यहाँ पर आप इसके इनकम स्टेटमेंट के सोल्यूशन में अभी देखेंगे कि इसने ये देखें 20,000 माइनस किया हुआ है। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो अनएडजस्टेड था उसमें से उसने 20,000 उसमें माइनस किया, तो लिहाजा जो रिमेनिंग बैलेंस था वो उसने एज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चार्ज कर दिया। सो यहाँ तक जी आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, और अगर फिर भी इसके साथ कोई रिलेटेड क्यूरीज रह गई हैं तो आप लोग इस वीडियो के एंड पे मुझे क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। तो होपफुली मैं आपको इन योर ऑनलाइन लेक्चर्स के आंसर्स भी कर दूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को व्यू करने का। तो इसके साथ ही आप लोग बाकी एक्सरसाइजेज कंप्लीट करें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।